सो हे गाइस, वेलकम बैक एडुग्रोन क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार बैंकिंग एंड इंश्योरेंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम है लॉज रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत डिटेल में हमने पार्ट 1 को समझा था। काफी बड़ी वीडियो बनी थी, मैंने कोशिश किया था कि यार उस वीडियो में काफी सारी चीजें समझा दूं, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझना थोड़ा मतलब ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझना है तो ठीक है। सो पार्ट 2 में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेक और एंडोर्समेंट के बारे में। तो चेक भी एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन हम चलेंगे आज के जो सेशन है उस पे। ठीक है, तो देखो यार, मैंने आपको बताया था क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में इस लैंग्वेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट्स। ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हम किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं और वो लीगल उसकी मान्यता भी है, सरकार भी उसको मानेगी। आप लोग के बीच में जो लीगली एग्रीमेंट है वो एक तरीके का नोटरी एग्रीमेंट जैसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जैसे चेक बुक, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, आपका प्रोवाइजरी नोट्स हो गए, ये सारी चीजें जो है ना क्या है, एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट 1 में। नाउ आज हम लोग चेक और एंडोर्समेंट क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यार चेक के बारे में समझते हैं। तो अगर आपके पापा मम्मी, यार सब लोग का अकाउंट आज के टाइम पे ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे जिनके घर में किसी व्यक्ति का अकाउंट नहीं है बैंक में, है ना। तो जब भी आप किसी बैंक में अपना खाता या अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके साथ कुछ चीजें बैंक वाले आपको देते हैं। क्या क्या चीजें देते हैं पहले इसको समझ लो। जब भी आप किसी भी बैंक में कोई अकाउंट को ओपन करते हैं, ठीक है, किसी भी अकाउंट को अगर आप ओपन करेंगे, ठीक है, आप अगर ओपन करते हैं कोई भी बैंक अकाउंट, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें दी जाती हैं। आपको सबसे पहला दिया जाता है एक आपका क्या बोलते हैं, दैट इज बिल बुक, है ना, जिसमें पूरे ट्रांजैक्शंस वगैरह, आप कितने पैसे निकले, कितने पैसे जाएंगे, आप अगर ले जाओगे तो प्रिंट करके आपको देंगे तो आपको उससे पता चल जाता है। उसके बाद चेक बुक देते हैं आपको, है ना, चेक बुक दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, एटीएम कार्ड दिया जाएगा, है ना। और अगर आपको मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो उसकी भी आईडी पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो जब भी आप किसी बैंक अकाउंट में कोई भी अकाउंट ओपन करेंगे तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो बैंक वाले ये सब चीजें देंगे। इसी में चेक बुक एक आता है। इस चेक बुक क्या है, ये एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना। अगर आप, क्योंकि ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है और ये लीगली अप्रूवल भी है, तो अगर आप किसी को चेक में लिख के, अपने चेक में आप 2000 रुपए और फलाना बंदे को अपना साइन करके अगर आप दे देते हो ना, तो वो बंदा अपने बैंक में जाएगा और उस चेक को देगा उस अपने बैंक मैनेजर को या जो भी एम्प्लॉय है, बैंक उसके बदले उसको कैश दे देगा। तो ये क्या है, एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसके बदले उनको सामने वाले बंदे को कैश मिल जा रहा है ना। तो देखो चेक क्या होता है, अब चेक के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, कितने टाइप के चेक होते हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अ चेक इज अ डॉक्यूमेंट, अ चेक इज अ डॉक्यूमेंट दैट एंश्योर द पेमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ऑन डिमांड टू अ सर्टेन इंडिविजुअल टू द बैरियर इन द इंस्ट्रूमेंट। जिस भी उस चेक बुक में जिस भी बैरियर का नाम लिखा है, जैसे ये आपके सामने एक चेक का एग्जांपल है, ये एक चेक का एक पेज है जिसमें देखो पे किसके लिए पे किया जा रहा है, यहां पे लिखा है मिहिर बजाज को पे किया जा रहा है। कितना, तो यहां पे अमाउंट डाला हुआ है 10,000 रुपीज, और आपको हाथ से यहां पे 10,000 रुपीज, 10,000 ओनली इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, और यहां पे आपको अपना साइन कर देना है।
और ये चेक बुक आप मिहिर बजाज को दे दो, मिहिर बजाज अपने बैंक में जमा करेगा, उसके बदले उसको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये चेक भी दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्डर का होता है जिसके आगे जहां नाम लिखोगे उसके आगे आपको और ऑर्डर करके लिखा मिलेगा। ठीक है। एक और टाइप के होते हैं जिसमें मतलब आप कुछ सेल्फ को भी दे सकते हो। ठीक है। जैसे कि आपके पास अभी एटीएम नहीं है बट आपके अपने अकाउंट से पैसे निकालना है, तो आप अपना खुद का चेक लो और उस चेक में इस तरीके से सेल्फ लिख दो। सेल्फ है ना, आपका चेक है, सेल्फ लिख देना है, कितना 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज ऐसे लिखकर आप साइन करके अपने बैंक में सबमिट करो, बैंक उस चेक के बदले आपको 10,000 रुपए दे देगा, है ना। तो ये होते हैं चेकबुक। ठीक है। तो क्लियर हो गया चेकबुक के बारे में। ठीक है। अच्छा, मेरा वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, क्या चल रहा है कि, और सर्दी वर्दी भी हो गया है मुझे। ठीक है। यहाँ 2 दिन से इस एरिया में, जिस एरिया में मैं हूं ना, 2 दिन से बहुत तगड़ी बारिश हो रही है ना, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंड भी है, हवाएं भी बहुत सारी तेज चल रही है। आपको थोड़ा सा हवा का आवाज भी आ रहा होगा और वीडियो भी बीच बीच में ब्लर हो जा रहा होगा, तो टेंशन मत लो, ब्लर उलर मेरा शक्ल देखकर क्या करोगे आप, तो टॉपिक समझने पे ध्यान दो, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश मॉइस्चर की वजह से ना बार बार मेरे कैमरा के आगे फॉग टाइप का जम जा रहा है, जिसकी वजह से मैं ब्लर हो जा रहा हूँ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज तो आ ही रही है ना, क्या करोगे मेरा शक्ल देख के, इतना भी सुंदर तो हूं नहीं मैं, है ना। बस मेन ध्यान रखना है जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं उन टॉपिक्स पे। ठीक है। आप उधर ध्यान रखिए सब लोग। तो फिर से एक बार मैं इसके डेफिनेशंस को पढ़ता हूं, क्योंकि एग्जाम्स में आपको डेफिनेशंस तो लिखना ही है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, चेकबुक एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको ट्रांसफर करने पे सामने वाला बंदा उस चेकबुक के बदले कैश को विथड्रॉल कर सकता है अपने बैंक से। यही एक तरीके का चेकबुक होता है। चेकबुक दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डर पे होते हैं और एक सेल्फ, मतलब किसी को आप पर्टिकुलर पेई का नाम लिखकर भी सामने दोगे, जिस पेई का नाम लिख दोगे उस पेई, वो पेई सिर्फ उस चेक को विड्रॉल कर पाएगा। अगर आप खुद पैसा निकालना चाहते हो तो सेल्फ लिख के निकाल लो। या ब्लैंक चेक भी होता है कि भाई किसी का नाम वाम मत लिखो, बस साइन करके दे दो अमाउंट डाल के, जिसको भी पैसा निकालना है वो अपना नाम लिखेगा, अपने बैंक में सबमिट करेगा, उसको पैसा मिल जाएगा। अभी आगे हम चेक के टाइप्स भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखो और भी कुछ चीजें कह रहा है कि इट इज अ प्रिंटेड फॉर्म दैट यू कैन यूज टू मेक पेमेंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो ये चेक जो है एक प्रिंटेड फॉर्म का पेपर है जिसपे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जिसको देकर आप बैंक से कैश विड्रॉल कर पाओगे। व्हेन यू राइट अ चेक यू एंटर द अमाउंट ऑफ द मनी। जब भी आप कोई चेक को राइट लिखोगे तो उस चेक पे आपको कितना अमाउंट मेंशन करना है, दैट यू वांट टू सेंड टू द पर्सन एंड हु इज पेड टू साइन, है ना। जिसको भी आप पे करना चाहते हो उसके लिए उसका नाम होना चाहिए और कितना पेमेंट उसको देना है वो पेमेंट उस पर अच्छे से मेंशन होना चाहिए। देन आपको साइन कर देना है ना। साइन करने के बाद एंड हैंड इट ओवर टू द इंडिविजुअल यू वांट टू मेक द पेमेंट। उसके बाद आप वो चेक को फाड़ो और जिसको पेमेंट आप देना चाहते, पेई को जिसको देना चाहते हो उसको वो चेक पकड़ा दो। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पेई का नाम लिखना है। पेई का नाम लिखने के बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है और वो चेक की जो पेज है वो सामने वाले को दे देना है। अब वो बंदा उसका जो भी करे। ठीक है। आगे है योर बैंक देन पेज। अब उसके बाद अगर वो बंदा, जो इंडिविजुअल बंदा है जिसको आप दे रहे हो, उसको बोला जाता है पेई। आप हुए ड्रॉयर, है ना, ड्रॉयर हुए आप, DRAWER, ड्रॉयर हो गए। और जिसको आप दोगे तो वो उसका कहलाएगा पेई कहलाएगा। अब वो पेई क्या करेगा, अपने बैंक में जाएगा और उस बैंक के बदले वो बैंक में जाएगा, चेक को सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद उसको उसका कैश अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। यही चेक का प्रोसेस होता है। ठीक है। अ चेक, और भी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, अ चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टिंग अ बैंक इंस्टीट्यूशन टू द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन अ स्पेसिफिक करेंसी फ्रॉम अ स्पेसिफाइड अकाउंट हेल्ड इन द ड्रॉयर्स नेम विद द इंस्टीट्यूशन। तो क्या होता है, जो संस्थाएं हैं, जो बैंक संस्थाएं हैं, वो एक इस तरीके के प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स इशू करती हैं अपने कस्टमर को। अब वो कस्टमर क्या कहलाएगा, ड्रॉयर कहलाएगा। अब वो कस्टमर जिसको भी देना चाहे उसका नाम लिखेगा और अमाउंट डाल के सिग्नेचर कर देगा और वो पेई को दे देगा। अब वो पेई अपने बैंक में जाके उसको सबमिट करेगा, उसके बदले उसको उसका पैसा मिल जाएगा। आई होप आप चेक को अच्छी तरीके से समझ गए हो। ठीक है। अब जो चेक है वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और बैरियर भी हो सकता है। अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बैरियर इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये जब हम पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किए थे, है ना। बैरियर में क्या होता है, जब कोई चेक किसी को, बैरियर में क्या होता है, आप ये चेक किसी को भी दे सकते हैं। आपको पेई की जगह पे कोई नाम नहीं लिखना है, पेई में किसी का नाम नहीं लिखना है, बस अमाउंट और साइन करके दे दो। जिस भी बंदे को पैसे चाहिए वो बंदा अपना नाम लिखेगा और निकाल लेगा। इसको हम लोग बैरियर, ऐसे टाइप के डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बैरियर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं।
ठीक है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, चेक पे आप पर्टिकुलर पर्सन का, पेई का नाम लिख दोगे तो वो चेक को सिर्फ वही बंदा विड्रॉल कर पाएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द चेक, चेक के क्या फीचर्स है, ठीक है। तो सिंस अ चेक इज अ बिल, एक चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है ना, ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक बैंकर एंड पेएबल ऑन डिमांड पे हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर हु इज द अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो जो आपका चेक बुक होना चाहिए वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो चेक एक प्रिंटेबल रिटन डॉक्यूमेंट ही होता है। उस पे साइन होना चाहिए मेकर का, जो वो चेक बना रहा है। चेक बना रहा है यानी जो वो चेक काट रहा है। मतलब जैसे मुझे अगर आपको पैसे देना है तो मैं चेक काट रहा हूं, और वो चेक किससे लिंक है, मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है ना। तो मैं होल्डर हुआ, बैंक उस चेक का मेन होल्डर तो मैं ही हुआ अभी, तो मैं ड्रॉयर कहलाऊंगा अब, है ना। तो उस पर साइन कर देना है। नाउ इट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू ड्रॉई बैंक टू पे। अच्छा, चेक बुक एक टाइप का अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट है। अगर सामने वाले को मैं चेक दे रहा हूं तो उस पर कोई कंडीशन नहीं लिख सकता कि भाई जब तू मेरा काम कर देगा तो ही ये चेक तेरे को इसका विड्रॉल मिलेगा। ये एक तरीके का अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट है जिसपे कोई कंडीशंस नहीं लिखे होते हैं। हाँ, टाइम जरूर मेंशन होते हैं कि आज मैं चेक दे रहा हूं तो आज नहीं भजा पाएगा, कल नहीं भजा सकता उसको। कब भजाएगा, जो चेक पे डेट लिखा होगा उसी डेट पे तू चेक को विड्रॉल कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। हम टाइम का कर सकते हैं बट कोई इसके अलावा कोई कंडीशंस नहीं दे सकते कि भैया कि ऐसा हो जाएगा तो ही चेक का पैसा मिलेगा, ऐसा कर दोगे तो ही चेक का पैसा मिलेगा। ऐसी चीजें नहीं होती है, इसलिए चेक को हम लोग अनकंडीशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। द ऑर्डर इज टू पे मनी एंड मनी ओनली। तो भाई चेक जो इशू किया जाता है वो सिर्फ पैसों के लिए। मैंने अगर कोई चेक इशू किया तो आप वो चेक को कहीं किसी दुकान पे जाकर दोगे तो उसके बदले आपको सामान नहीं मिल जाएगा, है ना। आपने चेक लिया और किसी राशन की दुकान पे दे दिया कि भैया ये लो 10 रुपए का चेक, लाओ मेरे को 10 रुपए वाली पार्ले जी दे दो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको उसके बदले कैश ही मिलेगा। आप पर्टिकुलर दुकान में, दुकान कोई संस्था थोड़ी ना जो उस चेक के बदले आपको कैश दे। आपको वो चेक बैंक में जाना है, बैंक से 10 रुपए लेना है और फिर जाके दुकान से अपना सामान खरीदिए, ठीक है। द ऑर्डर इज टू पे मनी, है ना। मतलब जो ऑर्डर होता है वो सिर्फ मनी के लिए, पे टू मनी के फॉर्म में ही चेक विड्रॉल होगा हमेशा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द चेक हैज टू बी सर्टेन। भाई ऐसा नहीं ब्लैंक चेक किसी को दे दिए, है ना। अब ब्लैंक चेक किसी को दे दिए, बंदे ने लगा, उसका दिमाग में खुरपाती मचा, उसने भर दिया 2 लाख देना था 10,000 रुपए, और खाली चेक कभी भी किसी को जल्दीबाजी में मत दे देना, है ना। तो भाई आपके अकाउंट में, हाँ ये भी डिपेंड करता है, आपके अकाउंट में उतना पैसा होना भी चाहिए तभी तो चेक से निकलेगा, ठीक है। तो जो भी चेक आप जिसको भी दोगे उस पे जो अमाउंट दे रहे वो अमाउंट, सर्टेन अमाउंट उस पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। इट इज पेबल टू ऑर्डर ऑफ पेई और टू द बैरियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पेबल होना चाहिए, है ना। जो चेक है आप जो पेई को दे रहे हो तो पेई का नाम होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। द पेई मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। अब जिसको भी चेक दे रहे हो वो कोई आदमी होना चाहिए, वो एक पर्सन होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी लोहे को बोल रहे हो ये ले भाई चेक तू अपने मेरे घर में आके लोहे लगा देना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। जिसको भी चेक दे रहे हो वो एक पर्सन होना चाहिए, ठीक है। द चेक में बी ट्रांसफर्ड बाय द होल्डर टू पर्सन, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इन द केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मेयर डिलीवरी इन द केस ऑफ बैरियर इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या, आपके चेक को एंडोर्स भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चेक दिया, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा बैंक, मेरा चेक, मैंने आपको चेक दिया, बट आप वो चेक क्या करो, किसी थर्ड पर्सन को इश्यू कर दो, तो उस प्रोसेस को एंडोर्समेंट कहते हैं, है ना। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिया, अगर आप चाहते हो कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को फर्दर किसी और को, थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोर्स करना। आपको कुछ नहीं करना है, चेक के पीछे जिस भी पर्सन को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका नाम लिख के आप साइन कर दो, है ना। तो हुआ क्या, ये ए वाला बंदा किसको दिया चेक, बी को दिया, बट बी चाहता है कि भाई मैं सी को दे दूं, तो बी क्या करेगा, बी चेक का एंडोर्स करेगा, एंडोर्स करेगा, है ना, एंडोर्स करेगा। चेक के पीछे वो जिसको भी देना है उसका नाम लिख के साइन कर देगा, तो वो चेक अब थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन है उस चेक को आराम से विथड्रॉल कर सकता है। क्लियर हो गया।
है ना। नाउ इट कन्फर्स एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल ऑन द ट्रांसफरीज, मतलब जो भी पेई वगैरह का नाम वगैरह है अच्छे से लिख के देना है उस पे। द होल्डर ऑफ अ चेक एक्वायर्स द राइट टू सेव अपॉन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ऑन नेम। ठीक है, जो होल्डर है जिसका चेक है वो चाहता है, अगर वो चाहता है कि भाई वो उस चेक से खुद के अकाउंट से पैसा निकाल पाए तो निकाल सकता है ना। आपको करना क्या है, चेक पे आप सिर्फ पेई नेम की जगह पे सेल्फ लिख दो, साइन कर दो, अमाउंट डाल दो, है ना, और अपने बैंक में सबमिट कर दो, बैंक उसके बदले आपको पैसा देगा। जो होल्डर है, जो बैंक होल्डर है, जो चेक होल्डर है, वो चाहता है कि भाई ये चेक से पैसा मैं खुद अपने लिए निकालूं, तो आपको सेल्फ लिखकर पैसा निकाल लेना है। ठीक है, तो ये कुछ एसेंशियल फीचर्स थे चेक के। अब पार्टीज टू अ चेक, अब चेक के कुछ कौन कौन से पार्टीज चेक में इन्वॉल्व होते हैं जरा ध्यान से समझें। एक होता है ड्रॉअर, जिसका चेक होता है, ही इज द पर्सन हु ड्रॉज द चेक। द अकाउंट होल्डर इन द बैंक, जिसका अकाउंट होता है बैंक में, जिसका चेक होता है, उसको हम लोग ड्रॉयर कहते हैं। ड्रॉई क्या कहलाएगा, इट इज द ड्रॉअर्स बैंकर हु हुम्स द चेक हैज बीन, ये बैंक का आदमी, ये बैंक का जो एम्प्लॉय है ना, जो चेक को भजाएगा, है ना, बैंक का जो एम्प्लॉय है उसको ड्रॉई कहते हैं, जिसके पास तुम चेक लेके जाओगे। और पेई क्या, ही इज अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, वो पर्सन जिसको पेमेंट रिसीव होगा, वो पर्सन जिसको पेमेंट क्या होगा, रिसीव होगा, है ना, उस पर्सन को हम लोग कहते हैं पेई। जैसे ये ए पर्सन है जिसके पास चेक, जिसका बैंक में अकाउंट है, जिसका बैंक में अकाउंट है और जिसका खुद का चेक है ना, तो ये कहलाएगा ड्रॉअर। अब इस बंदे ने किस बंदे को चेक दिया, इस बंदे ने बी को चेक दिया, है ना, तो ये कहलाएगा पेई। क्या कहलाएगा, पेई कहलाएगा। जो कैश अमाउंट है जो रिसीव्ड करेगा, जो कैश अमाउंट रिसीव्ड करेगा, ये हो गया पेई। अब ये पेई को जब मैंने चेक दिया, जो पेई को मैंने चेक जो दिया, वो चेक को क्या वो खुद ही अपने, ऐसा नहीं, वो चेक लेकर अब एक किसी ना किसी बैंक में जाएगा, है ना, वो चेक लेकर किसी ना किसी बैंक में जाएगा, और बैंक में जाने के बाद वो बैंक के एम्प्लॉय को, वो किसी एम्प्लॉय को, बैंक के किसी एम्प्लॉय को वो चेक देगा, है ना, बैंक के किसी एम्प्लॉय को चेक देगा, और बैंक का वो जो एम्प्लॉय होगा वो चेक के बदले उसको कैश देगा, है ना, चेक के बदले उसको कैश देगा। तो जो एम्प्लॉय है वो क्या कहलाएगा, वो ड्रॉई कहलाएगा। क्लियर हो गया मेन टर्म्स। आगे चलते हैं, MICR बैंड ऑन द चेक। अब चेक जो है जरा उसको अच्छे से समझो। चेक पे जो चीजें डिटेल्स लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है, कौन से डिटेल में हम क्या फिलअप करते हैं, ये सारी चीजें यहां पे देखना है। तो देखो MICR बैंड क्या, MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो भी चेक, आप अपने पापा से 2 मिनट के लिए पापा बोलो जाके, पापा थोड़ा चेकबुक दिखाना यार, जाओ यार पूछो ना, मम्मी से मांगो, देना, कहीं पिट मत जाना, है ना। बोलेगा क्या भाई तेरे को क्या चाहिए, क्यों ले रहा है ना, तो बोला पापा बस थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूं, मम्मी थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए चेक दे देना, चेकबुक दिखा दो, बस अपने हाथों से मुझे मत देना, बस दिखा दो। तो देखोगे आप चेक को, तो इस तरीके का, देखो हर बैंक का अपना अलग स्टाइल, अपना कलरिंग होता है। तो देखो ICICI बैंक का एक चेक दिखा रहा हूं मैं आपको। ICICI बैंक का इस तरीके का एक चेक का पेज होता है, जिसके बॉटम में एक व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है, इस तरीके की व्हाइट कलर की लाइन आपको दिखेगी, जिसपे इस तरीके से कुछ स्टाइलिश टाइप के कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। इस बैंड को, इस व्हाइट बैंड को ही MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बैंड कहते हैं। ठीक है, हमारे कंप्यूटर या जो बैंक वाले ना आराम से इसको एक बार स्कैन करेंगे तो पूरी डिटेल इस चेक का निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको MICR बैंड कहते हैं। अब देखो, इन द चेक स्पेसिमेन सो अबव देयर इज अ व्हाइट कलर बैंड, जिसको हम लोग MICR बैंड कहते हैं, एट द बॉटम ऑफ द चेक विथ सम कैरेक्टर प्रिंटेड इन द डिफरेंट स्टाइल। तो देखो अलग अलग स्टाइल में कुछ कैरेक्टर यहां पे प्रिंटेड रहते हैं। ठीक है, दिस कैरेक्टर आर प्रिंटेड बिफोर द इशू ऑफ द चेक टू द कस्टमर। जब भी जैसे बैंक आपको, आप मान लो बैंक में गए, है ना, ये एक बैंक है ना, ये बैंक का, ये बंदा कौन है, बैंक का कस्टमर है ना। जब भी आप किसी बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करते हो, तो मैंने बताया था कि अकाउंट ओपन करोगे तो अकाउंट ओपन होने के बाद बैंक वाली कुछ चीजें आपको देगी, है ना। बिल बुक देता है, क्या क्या देता है, बिल बुक देगा आपको, है ना, फिर आपको एक चेक देगा,
चेक की 2 बुक देता है, ठीक है। उसके बाद आपको एटीएम कार्ड देगा, मोबाइल और नेट बैंकिंग का चाहिए तो उसका आईडी पासवर्ड देगा, है ना। तो जो चेक इशू, बैंक जब आपको चेक इशू कर रहा है किसी कस्टमर को, तो इशू करने से पहले ही चेक पे ये कैरेक्टर ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं। नाउ दिस कैरेक्टर आर प्रिंटेड इन द स्पेशल इंक व्हिच कंटेन द आयरन ऑक्साइड व्हिच हेल्प द सॉर्टिंग मशीन। तो ये जो इंक से जो लिखा है ना, ये कोई नॉर्मल मामूली इंक से नहीं लिखा होता है। ये जो इंक है वो आयरन ऑक्साइड से बना हुआ इंक होता है, इसलिए ताकि जो हमारे कंप्यूटर है उसको इजीली स्कैन कर पाए, ठीक है। विच आर बेसिकली अ टाइप ऑफ कंप्यूटर to read the character and sort them as per the city bank for quick presentation of the check to draw a bank without mistake, ठीक है, विदाउट कोई मिस्टेक की। जैसे अगर नॉर्मली हम आंखों से अगर जैसे ये हर जो कैरेक्टर लिखा है ना, हर कैरेक्टर का अपना मतलब है। हर कैरेक्टर, हर नंबर जो यहां पे लिखा हुआ है उसका अपना एक मतलब होता है। एक नंबर का मतलब होता है कि ये कौन से बैंक, कौन से एरिया से आया हुआ है। तो अगर हम मान लो, अगर हम नॉर्मली आंखों से देखकर ऐसा कुछ डिटेल इसके बारे में लिखे तो हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, बट अगर ये कंप्यूटर में स्कैन करे तो कंप्यूटर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, है ना। बट बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक इन द क्लियरिंग हाउस, जब भी चेक को क्लियरिंग हाउस में ले जाने से पहले द अमाउंट ऑफ द चेक हैज टू आल्सो बी एनकोडेड। जो अमाउंट जो लिखा है चेक पे उसको भी साथ में, मतलब इन कैरेक्टर्स को एनकोड करते ही करते हैं, साथ में आप जो अमाउंट चेक पे है उसको भी एनकोड करके चेक का डिटेल निकाला जाता है। देन वो जो चेक है अगर फर्दर विड्रॉल होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, कुछ चेक को अगर लेकर जाते थे तो चेक को विथड्रॉल करने में 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन लगता था। बहुत लंबा प्रोसेस। आप अपने बैंक में जाके चेक जमा कियो, वो बैंक क्या करेगा, उस चेक पे साइन करके जहां आपका जिस अकाउंट में था फिर उस बैंक में जाएगा, फिर वहां से आरबीआई ऑफिस में जाएगा ताकि वो भज पाए। बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो चेक को विथड्रॉ होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। इसलिए आजकल नए सिस्टम लेकर आ गए हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे आगे चल के। अब देखो ये जो कैरेक्टर्स यहां पे लिखे हैं, जो इस बैंड पे जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, उस कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है जरा समझो। तो MICR इस बैंड को क्या बोलते हैं, इस बैंड को चेक के जो नीचे बॉटम में जो बैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं MICR बैंड, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ MICR चेक देयर इज अ व्हाइट बैंड विद अ नंबर प्रिंटेड व्हिच इंडिकेट एज फॉलोज। तो ये जो नंबर प्रिंटेड है, इस नंबर का मतलब क्या है, देखो शुरू में जो नंबर्स है, यहां पे जो नंबर है, ये वाले जो नंबर्स, ये क्या लिखे हुए हैं 578647, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो है 578647 विच इज द सीरियल नंबर ऑफ द चेक इशूड टू द ड्रॉअर। तो ड्रॉअर को जो चेक इशू किया गया है उस चेक का सीरियल नंबर है ना। जैसे होता है ना, जैसे आप पेज कॉपी में जो पेज नंबर होते हैं ना, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, उसी तरीके से चेक है। दुनिया में कितने सारे चेक इशू हुए होंगे, तो उस चेक का क्या है सीरियल नंबर, ताकि हर चेक की अलग पहचान बन सके। जैसे आपका रोल नंबर होता है उसी तरीके से चेक का ये रोल नंबर, ठीक है। Now next 9 नंबर आर दिस। तो अगला इसके बाद के जो 9 डिजिट दिख रहे हैं नंबर्स 5602290027 इज द MICR कोड विच आइडेंटिफाई द बैंक। तो ये जो 9 लेटर्स के जो वर्ड्स दिख रहे हैं ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये चेक किस बैंक का है, ठीक है। तो देखो अब इस जो 9 डिजिट है इसका फर्स्ट 3 डिजिट जो है 560 है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये सिटी कोड है, ठीक है। इट इज द पिन कोड ऑफ द सिटी। जिस बैंक जिस सिटी में है उस सिटी का कोड होता है। जैसे अगर आपका बैंक तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम में केरला स्टेट में है ना, या फिर कोलकाता बैंक विल हैव 700 कोड होता है। न्यू दिल्ली का जो बैंक, अगर न्यू दिल्ली में बैंक है तो ये जो 3 कोड है ये 110 से स्टार्ट होगा। मुंबई में है तो 400 से स्टार्ट होगा, चेन्नई में है तो 600 से स्टार्ट होगा, बेंगलुरु में है तो 560 से स्टार्ट होगा, हैदराबाद में है तो 500 से स्टार्ट होगा। तो ये 560 से स्टार्ट है। तो ये सिटी, कौन से सिटी में ये बैंक है ना, ये 3 डिजिट ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 डिजिट जो है, इसके बाद का जो 3 डिजिट है दैट इज 229 आर द, ये बैंक का कोड होता है। जैसे ICICI बैंक का है, जैसे RBI है ना, RBI के द्वारा जो मेन एजेंट है ना पूरे बैंक को कंट्रोल करती है, उसके द्वारा हर बैंक को एक कोड दिया गया है। तो ये कोड बताता है कि है ना, जैसे RBI का होता है, RBI के खुद का जो चेक होता है उसका सीरियल कोड है 001, ठीक है, बैंक कोड। SBI का 002, ICICI का 229 है ना। देखो ये ICICI का चेक है तो यहां 229 लिखा हुआ है, क्लियर है। नाउ इसके बाद के बाकी के जो 3 डिजिट और है, देखो 3 3 6 3 9 डिजिट है। पहला 3 डिजिट जो है वो क्या बताएगा, वो सिटी बताएगा कि बैंक आपके कौन से सिटी में है।
अगला जो 3 कोड है वो बैंक का कोड होता है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, कि कौन सा बैंक है। लास्ट का जो 3 डिजिट है वो बताता है मतलब द 3 डिजिट आर MICR ब्रांच है, मतलब जैसे हर सिटी में बैंक के बहुत सारे ब्रांच होते हैं ना, तो कौन सा ब्रांच है, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट ब्रांच कोड होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद का बाकी का देखो, उसके बाद एक और यहां पे 001016। नाउ ये जो कोड है, द थर्ड सेट ऑफ 6 डिजिट नंबर इज द रीसेंट एडिशन, अभी न्यू एडिशन चल रहा है, और इसका मतलब कौन सा ईयर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रहता है कि भाई करंट ईयर का चेक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आखिरी का जो 2 डिजिट और दिख रहा है, ये 2 डिजिट और आपको दिख रहा है, नेक्स्ट 2 डिजिट फील्ड आर नोन एज ट्रांजेक्शन कोड कहलाता है, ठीक है। जैसे 9, 10 और 11 इंडिकेट्स दैट इट इज अ लोकल चेक, ठीक है। अगर यहाँ पे 9, 10 या 11 लिखा हो तो हम लोग इस चेक को लोकल चेक समझते हैं, ठीक है, मतलब लोकली यूज कर सकते हो, दूसरे वहां पे यूज नहीं कर पाओगे। 11 लिखा है यूज्ड फॉर अ करंट, अगर आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का चेक है तो 11 लिखा होगा, ठीक है। 29, 30 या 31 लिखा होगा तो यूज्ड फॉर चेक पेएबल एट, है ना, इस मतलब पर्सन, किसी भी पर्सन को आप पे कर सकते हो ये चेक, ठीक है। और 13 इज यूज फॉर डिवाइडेंड वारंट एटसेट्रा, इस सब के लिए यूज किया जाता है। ये चेक के जो MICR जो कोड्स थे, इन कोड का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको यहां पे समझा दिया। आगे कितने चेक के कितने टाइप्स होते हैं जरा इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो बियरर एंड ऑर्डर चेक क्या होता है। तो बियरर कैसा चेक होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट, है ना, बियरर चेक कैसा होता है, किसी को भी दिया जा सकता है ना। When the word bearer appear on the faces of the check, ठीक है। आप अगर बियरर चेक के ऊपर ना जहां पे पे लिखते हैं ना, वहां साइड में बियरर लिखा होता है, नहीं विश्वास हो रहा मेरी बात पे तो देखो, बात पे तो ये देखो, ये एक बियरर चेक है, और आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये चेक के यहाँ पे लिखा है पे टू, जिसका भी नाम लिखना है नाम लिख दो, और देखो ये बियरर लिखा हुआ है। तो ऐसे चेक को हम लोग बियरर चेक कहते हैं। और इस चेक का मतलब क्या होता है, बियरर चेक का क्या मतलब होता है भाई, है ना। पहले मैं इस चेक को थोड़ा छोटा करके हटा देता हूं। बियरर चेक का मतलब होता है कि आप ये चेक किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। When the word bearer appear on the face of the check after the name of payee, देखो पेई नेम के बाद यहाँ पे bearer का लिखा हुआ है, ठीक है। The check is called the bearer check. The bearer check is payable to the person specified therein, that is the payee, or to anyone else. या तो जिसको देना है उसका नाम लिख के भी आप दे सकते हो चेक उसको, या और किसी को भी, या तो किसी को बिना ब्लैंक भी दे दो, जिसको निकालना वो अपना नाम लिख के निकाल लेगा, ठीक है। और सच अ चेक इसको रिस्की बोला जाता है बिकॉज इफ इट, अगर ये आपसे गुम हो जाता है, मान लो आप अमाउंट लिखा हुआ है और साइन लिखा हुआ है और चेक पे किसी पेई का नाम नहीं लिखा है, और ये चेक अगर गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो जिसको भी ये चेक मिलेगा ना, वो बंदा अपना नाम लिखेगा और अपने बैंक में जाकर आराम से उसको भजा सकता है। हाँ, अब बैंक के थ्रू ये जरूर पता चल जाएगा कि भाई किसके अकाउंट में पैसा गया है ना, पता तो चल जाएगा, छुपने वाली बात नहीं है, बट हाँ कोई भी यूज कर सकता है ना। अगर लॉस्ट हो जाता है तो जिसको भी मिलेगा वो उसके लायबल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर चेक, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट चेक क्या होता है, जिनका नाम होगा सिर्फ उनको ही ट्रांसफर किया जा सकता है ना। जैसे when the word bearer appearing on the face of the check is cancelled, है ना, जैसे ये bearer लिखा है ना यहाँ पे, अगर चेक के ऊपर bearer लिखा हो और उसके ऊपर इस तरीके से लाइन कट का मार्क हो, जैसे अगर आपके चेक पे बियरर लिखने के बाद ऐसा कट लगा हो तो ये चेक कहलाता है ऑर्डर, ऑटोमेटिक वो चेक जो है वो ऑर्डर चेक कहलाता है। या फिर बियरर की जगह पे आपका ऑर्डर लिखा होगा, देखो कह रहा है ना, when the word bearer appearing on the face of the check is cancelled or the word order is written on the face of the check, then the check is called an order check कहलाता है, ठीक है। such a check is payable to the person specified there as a pay, pay पे जिसका नाम लिखा होगा सिर्फ वो चेक उसी को मिलेगा, या to anyone else whom it endorse, या फिर जिसको भी एंडोर्स करो, जिसको भी ट्रांसफर करोगे उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 टाइप के ऑर्डर चेक होते हैं, जिसको आप देते हो तो उसका नाम, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा मिहिर बजाज को जा रहा तो पियर यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर लिखा हुआ है चेक में, है ना। दूसरा कह सकते हो, दूसरा क्या है, सेल्फ को देना है तो सेल्फ लिख दो, देखो इसके भी साइड में यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ऐसे चेक को हम लोग ऑर्डर चेक कहते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो चेक होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस्ड चेक और अनक्रॉस्ड चेक। क्या होता है समझ लो।
क्रॉस्ड चेक का मतलब होता है कि क्रॉसिंग ऑन अ चेक मींस ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक विथ और विदाउट एडिशनल वर्ड लाइक एंड कंपनी लिमिटेड, कंपनी वगैरह को, अकाउंट पेई या नॉट नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब ये चेक जिसको भी दिया जा रहा है वो बंदा उसको फर्दर ट्रांसफर नहीं किया कर सकता। अ क्रॉस्ड चेक कैन नॉट बी एनकेस्ड एट द केस काउंटर फॉर द ड्रॉई बैंक बट इट कैन ओनली बी क्रेडिट टू द पेई अकाउंट। ठीक है, अच्छा जो क्रॉस्ड चेक होते हैं ना, इसका आप किसी भी बैंक में जाकर सबमिट, जब कोई पेई अपने बैंक में सबमिट करेगा तो ये क्रॉस्ड चेक के बदले उसको कैश अमाउंट नहीं मिल सकता है। ठीक है, वो क्या, वो सिर्फ किस तरीके, वो जो विथड्रॉल अमाउंट है वो सिर्फ उस पेई के अकाउंट में जा सकता है, उसके बदले आपको कैश नहीं मिल सकता है ना। जैसे ये एग्जांपल देखो, अगर मैंने आपको एक चेक दिया, ये देखो ये एग्जांपल देखो, मैंने अगर आपको कोई चेक दिया और उस चेक के ऊपर है ना, उस चेक के साइड में इस तरीके से दो पैरेलल लाइन इस तरीके से बना दिया, एक चेक फाड़ा आपके नाम से कि अंकित शर्मा इतना रुपए देना है, और मैंने साइन करके ऊपर में ऐसा दो क्रॉस बना दिया ना, इस तरीके से दो पैरेलल लाइन बना दिए, तो इसका मतलब ये चेक कैसा है, ये क्रॉस्ड चेक कहलाता है। इस चेक के बदले आपको कैश नहीं मिलेगा, है ना, कैश नहीं, इसके आप कैश नहीं ले पाओगे, बट हाँ इसके बदले आपको आपके पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल ये जो अमाउंट है वो आपके पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ना कि इसके बदले आपको कैश मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पैरेलल जो क्रॉस चेक होता है वो भी बहुत टाइप के होता है। कभी कभी सिंपली आपको इस तरीके से क्रॉस कर दो, या फिर इसके अंदर कुछ चीजें, कुछ कंडीशंस भी लिख देना पड़ता है, तो वो उस कंडीशन पे वो चेक काम करता है। जैसे क्या क्या इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में क्या क्या चीजें लिखा जा सकता है और उसका मतलब क्या होता है, चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं, है ना। चलिए, क्रॉस्ड चेक में जो क्रॉसेस बने होते हैं साइड में, है ना, उन क्रॉसेस में बहुत टाइप के होते हैं, है ना, तो उन क्रॉसेस का मतलब क्या होता है, सिंपल क्रॉस है, चलो मैं ये देखो इस तरीके का बन के आएगा, है ना, इस तरीके का देखो, अरे यार कहीं तो जगह मिले, इस तरह, ये देखो इस तरीके का। तो देखो भाई, देखो अगर सिंपल इस तरीके से जो चेक के कॉर्नर पे सिंपल इस तरीके का पैरेलल लाइन बना है तो ये क्रॉस्ड चेक कहलाता है। मतलब ऐसा चेक जिसके बदले आपको कैश नहीं मिलेगा, बट हाँ जो भी अमाउंट लिखा होगा वो आपके अकाउंट में जरूर चला जाएगा। दूसरा होता है इस तरीके दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और उसके बीच में एट द ये एंड CO लिख दो। ठीक है, सीओ का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर, मतलब ये कंपनी लिमिटेड होता है ना, कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट वाले जो खाताएं हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तीसरा जो तरीका, पहला तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है, हमने चेक में दो क्रॉसेस बनाए इस तरीके से, दो पैरेलल लाइन, उसके बीच में लिख दिया अकाउंट पेई। इसका मतलब है ये जो चेक है वो पेई के अकाउंट में ही जाएगा, उसको कैश नहीं जाएगा। ठीक है, ये होता है। चौथा तरीका होता है, चौथा इस तरीके का नॉट नेगोशिएबल, दो पैरेलल लाइन बना दो और उसके बीच में लिख दो हाथों से या फिर प्रिंटेबल करके नॉट नेगोशिएबल, मतलब ये चेक को आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, फर्दर ट्रांसफर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जिसको भी ये चेक दिया जाएगा वो चेक उस चेक का अमाउंट उसी बंदे को मिलेगा, उसी बंदे के अकाउंट में मिलेगा। अगर वो बंदा चाहता है किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दे, एंडोर्स कर दे, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे क्रॉस में नॉट नेगोशिएबल लिखा है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है, नॉट ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। ये चार तरीके जो चेक पे क्रॉसेस का यूज करते वो मैंने बता दिया है आपको। इसके अलावा एक और कुछ और भी तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। कुछ और भी तरीके से ये क्रॉसिंग ऑफ चेक किया जाता है। वो क्या होता है, चलो आओ दिखाता हूं मैं, वो भी समझ लो आप। इस तरीके से होता है, कुछ कंडीशंस, इसको बोलते हैं कंडीशंस टाइप, कंडीशंस मेंशन कर दिया जाता है दो क्रॉसेस के बीच में। देखो पहला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मतलब क्या हुआ, अगर दो पैरेलल लाइन के, अगर आपका चेक को क्रॉस किया गया है, दो पैरेलल लाइन बना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया गया, इसका मतलब ये जो चेक है आप इस चेक को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही विड्रॉल कर पाओगे और कहीं नहीं कर सकते। अगर @ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया तो किसी एक कॉर्पोरेट खाता में ही जाएगा, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही होना चाहिए। तीसरा है अकाउंट पेई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भाई जो पेई है उसके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होना चाहिए तो ही उसके बैंक में जाएगा। मतलब ये जो चेक है ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ही जाएगा,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेई जो पेई है उसका अकाउंट होना चाहिए, तो उसके अकाउंट में ही जाएगा। नॉट नेगोशिएबल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब हो जाएगा ये जो चेक है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस में ही आप इसको विड्रॉल कर पाओगे, और ये चेक ट्रांसफरेबल नहीं होगा। ठीक है, ये किसी और बैंक में ट्रांसफर नहीं करो। तो अगर किसी बैंक का नाम लिख के आ जाता है ना, तो आप सिर्फ उसी बैंक के पर्टिकुलर ब्रांच या उस बैंक में ही आप उस चेक को विड्रॉल कर पाओगे, उसके अलावा और किसी और बैंक में विड्रॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके इसको कंडीशनल्स बोलते हैं, कंडीशनल्स चेक को, है ना। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो अनक्रॉस्ड ओपन चेक क्या होता है। अनक्रॉस्ड ओपन चेक व्हेन अ चेक इज नॉट क्रॉस्ड, अगर आप जैसे एक चेक या तो क्रॉस कर दो, और अगर आपका चेक क्रॉस्ड नहीं है तो उसको अनक्रॉस्ड या ओपन चेक कहते हैं। ठीक है, ओपन चेक और अनक्रॉस्ड चेक, द पेमेंट ऑफ सच अ चेक कैन बी ऑब्टेन एट द काउंटर ऑफ द बैंक एंड ओपन चेक में बी बैरियर चेक और एन ऑर्डर वन। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मल काउंटर पे लेकर जाओ, सबमिट करो, उसके बदले आपको उसका कैश अमाउंट मिल जाएगा, है ना। ऐसे को हम लोग अनक्रॉस्ड या ओपन चेक कहते हैं। और अगर क्रॉस्ड लग गया तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में ही उसका पैसा विड्रॉल होगा, कैश नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए थर्ड है पोस्ट डेट और स्टेल चेक। पोस्ट डेट स्टे, देखो पोस्ट डेट चेक, स्टेल चेक, और एक होता है एंटी डेटेड चेक, है ना। बस इतने ही टाइप के चेक होते हैं जो हमको इस वीडियो में पढ़ना था। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है, इफ द चेक बैरियर्स अ डेट विच इज एट टू कम लाइक फ्यूचर डेट, है ना, देन इट इज नोन एज पोस्ट डेटेड चेक। अ पोस्ट डेटेड चेक कैन नॉट बी ऑनर्ड अर्लियर देन द डेट ऑफ द चेक। मतलब चेक पे जो डेट लिखा है ना, उससे पहले आप उस चेक को विड्रॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ चेक इज रिटन ऑन 14th of July 2015। एक चेक है जो 14th of July 2015 को लिखा गया है, बट उस चेक पे जो डेट मेंशन किया गया है वो है 28th July 2015। ठीक है, तो वो चेक आप 28 जुलाई 2015 को विड्रॉल कर सकते हो या उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले आप उस चेक को विड्रॉल नहीं कर पाओगे। सर कैसे, इस चेक को किस तरीके से इशू किया जाता है, तो ये देखो आपको करना कुछ नहीं है। आपका जो चेक है ना, उस चेक के ऊपर जो डेट है, आप आज अगर ये चेक लिख रहे हो तो आज का डेट मत डालो। आप चाहते हो कि 15 दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तो सामने वाले बंदे को चेक देना है, तो आप आज से 10 दिन या 15 दिन बाद का डेट डाल दो, है ना। तब तक आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा और सामने वाला चेक बाउंस भी नहीं होगा, है ना। तो अब वो बंदा सिर्फ उसी दिन या उसके आगे के दिन को वो उस चेक को भजा पाएगा, विड्रॉल कर पाएगा, उससे पहले नहीं कर पाएगा। ऐसे चेक को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ऐसे चेक को हम लोग कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, दूसरा है स्टेल चेक। स्टेल चेक का मतलब ये होता है इफ द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट रिटन ऑन द चेक, इट इज कॉल्ड स्टेल चेक। अ स्टेल चेक इज नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक, बैंक के थ्रू नहीं, ये जो ड्रॉअर है उसके थ्रू होता है। ठीक है, तो देखो, है ना, ये देखो इस तरीके का होता है स्टेल चेक, ऐसा होता है। ठीक है, ये इस तरीके का स्टेल चेक होता है। इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि क्वालिटी यही है भाई, ऐसे ही क्वालिटी का मिला अपने को इंटरनेट से, मेरे पास तो है नहीं ऐसे चेक, है ना। तो इसमें क्या है, देखो ये चेक है HDFC बैंक का, यहाँ पेई का नाम लिखा हुआ है, कितना पैसा दे रहे हैं वो लिखा हुआ है, वर्ड में ये लिखा है, इस पे यहाँ पे ऑथराइज्ड सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे जो डेट है वो डेट 10/3/2017 यहाँ पे डेट मेंशन है, और लिखा है नीचे वैलिड फॉर 3 month ओनली। तो ये जो चेक है ये 3 month, जो डेट है उस डेट, जो इशू डेट है, जो डेट यहाँ पे चेक पे लिखा है, इस डेट के 3 महीने बाद, 3 महीने तक आप इस चेक को आराम से रखे रहो। 1-2 महीने बाद आप चाहते हो कि अभी टाइम नहीं है, 1 महीने बाद इस चेक को विड्रॉल करोगे तो कर सकते हो। तो जो डेट लिखा है उस डेट से 3 मंथ तक ये चेक वैलिड है। ठीक है, ऐसे को हम लोग स्टेल चेक कहते हैं। क्लियर हो गया स्टेल चेक। चलो इसको मिटाया जाए, स्टेल चेक को छोटा करते हैं और अगला जो है उसको देखते हैं। अगला क्या है भाई, स्टेल चेक के बाद आता है हमारा एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक का मतलब होता है इफ अ चेक bears a date earlier than the date on which it is presented on the bank, it is called anti-dated check. Such a check is valid up to 3 months from the date of the check. ये भी 3, जो भी डेट लिखा है उस पे आगे के 3 महीने तक ये भी वैलिड रहता है। बट एंटी-डेटेड चेक क्या है, ध्यान से पढ़ो। इफ द चेक bears a date earlier than the date, है ना, जैसे आप
आप आज का डेट क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज 22 अगस्त, सॉरी हाँ 22 अगस्त 2022 चल रहा है ना। आज मैं एक चेक इशू कर रहा हूं, एक चेक इशू कर रहा हूं, है ना। बट जो चेक है, चेक पे जो डेट है वो मैं पुराना डेट डाल रहा हूं। मैं चेक पे जो डेट है वो मैं डाल रहा हूं 15 सितंबर, सॉरी 15 जुलाई 2022, 15 जुलाई। तो इसको हम लोग इस तरीके के चेक को एंटी डेटेड चेक कहा जाता है। अब ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा, आज से नहीं। आज 22 अगस्त को इशू किया हूं मैं ये चेक, तो आज से 3 महीना नहीं, जो डेट चेक पे लिखा है वहां से 3 महीना तक वैलिड रहे। ऐसे चेक को एंटी डेटेड चेक कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चेक की सारी चीजें। नाउ मीनिंग ऑफ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। और ट्रंकेटेड चेक्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है सर, बहुत बच्चों को ये ट्रंकेटेड सिस्टम समझ में ही नहीं आता है। तो ट्रंकेटेड एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, जैसे चेक क्या, एक पेपर है। आजकल तुम लोग देख रहे हो ना, पेपर बचाओ पेड़ बचाओ चल रहा ना, कि आजकल हर जगह कि यार जितना ज्यादा पेपर आप वेस्ट करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ से ही तो पेपर बनते हैं। तो आजकल एटीएम से भी पेपर निकलना बंद हो गया है, सिर्फ आपको सामने लिख के आ जाता है या फिर मैसेज के फॉर्म में आ जाता है। तो क्यों, ये सारी चीजें पेपर बचाने के लिए, और चेक भी तो एक तरीके का पेपर है। तो पेपर, और ठीक है, एक तो ये रीजन है कि भाई पेपर बचाने की वजह से ट्रंकेटेड चेक सिस्टम लाया गया है, एक तो ये सिस्टम है। दूसरा ये है कि यार आपका जो चेक का जो विथड्रॉल, जो चेक में जो विथड्रॉल होने में पहले, अभी भी चेक को विथड्रॉल होने में 7 से 8 दिन जो लगते हैं, ट्रंकेटेड चेक सिस्टम से अब आपको ये 24 आवर्स के अंदर आपको आपका पैसा मिल जाता है। ट्रंकेटेड चेक यही है। तो देखो ट्रंकेटेड चेक, देखो ये देख रहे हो ना, आपको करना क्या, आप अपना चेक, आप अपने चेक को जैसे करते क्या थे, मान लो ये आप बंदे हो, आपने एक चेक लिया और ये जाकर बैंक में सबमिट किया, है ना। आपका देखो, आपके पास जो चेक है, आपके पास जो चेक है वो एसबीआई का चेक है। आपका अकाउंट जो है वो आपका कहां पे है, मान लेते हैं आईसीआईसीआई में। तो आप एसबीआई का चेक जो लोगे, क्योंकि उस पर आपका नाम लिखा है, आप उस चेक को लेकर गए अपने बैंक में, यानी आप आईसीआईसीआई बैंक में गए, सबमिट किए। अब बैंक वाला बोलेगा तुरंत तो आपको कैश देगा नहीं, बोलेगा भाई 7 दिन लगेंगे, वो भी आपके अकाउंट में भेजेंगे। सेम अगर आईसीआईसीआई का चेक होता तो ये तुरंत उसके बदले आपको कैश दे देता, बट क्योंकि चेक दूसरे बैंक का है तो अब प्रोसेस यहां पे बड़ा हो जाएगा। अब ये बैंक वाला क्या करेगा, आज ये पूरे दिन, है ना, शाम को सुबह से 9 बजे से लेके 3 PM तक जितने भी इस दूसरे बैंक के चेक आते हैं, वो चेक को क्या किया जाता है, उस बैंक में, जिस बैंक का चेक होता है उस बैंक में उसको दिया जाता है। तो जो आईसीआईसीआई बैंक है वो उस चेक को, एसबीआई के चेक को कहां भेजेगी, एसबीआई बैंक में भेजेगी। तो एसबीआई बैंक क्या करेगा, उस चेक के बदले आईसीआईसीआई को पैसा देगा, और आईसीआईसीआई फिर वो अपने कस्टमर को पैसा देगा। तो चेक यहां से इस बैंक में जाना, चेक को ले जाकर देना पड़ेगा, फिर उसका पैसा आएगा, फिर वो आपको देगा, है ना। ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता था, 1 हफ्ते तक लग जाते थे, है ना। तो इस प्रोसेस को हटाने के लिए हमने ट्रंकेटेड चेक सिस्टम लागू किया। इसमें क्या करता है, आईसीआईसीआई बैंक वाला क्या करेगा, उस चेक का फोटो क्लिक करेगा और उसको मेल के थ्रू मेल कर देगा, किसको, एसबीआई बैंक को मेल कर देगा, है ना। अब एसबीआई बैंक उस चेक का फोटो देखेगा और उस फोटो के आधार पर आपको पैसे भेज देगा, और आप तुरंत तो ये 24 आवर्स के अंदर सट से हो जाएगा। अगर बैंक पास में है तब तो काम जल्दी हो जाता है। मान लो आपके एरिया में एसबीआई बैंक है नहीं, आप जहां एसबीआई बैंक, जहां आपका बैंक है वहां से जो एसबीआई बैंक है वो 200 किलोमीटर है, तो आराम से 1 हफ्ते लग जाएंगे चेक को भेजने में, है ना। तो इसके लिए ही ट्रंकेटेड सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये चीजें मिटाते हैं, सारे यहाँ पे डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, क्या होता है ट्रंकेटेड चेक, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको इतना डिटेल में ये एग्जांपल देके समझाया हूं, ठीक है। देखो, टिल रिसेंटली बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रंकेटेड सिस्टम, जिसको सीटीएस भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रंकेटेड सिस्टम चेक, ठीक है।
checks were printed on paper and issued and were circulation till they were ultimately, जब तक पे ना हो जाए पैसा तब तक वो सर्कुलेट होता रहा। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ CTS, है ना, ट्रंकेटेड सिस्टम चेक जो इशू हुआ, नाउ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एम्बेड किया गया कि इस CTS सिस्टम को सारे बैंक इसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड, जो भी चेक होता है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज होता है, एंड चेक इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं चेक, हैज बीन एडेड टू द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ चेक। जो ओरिजिनल चेक है उसका फोटो क्लिक कर दो तो वो इलेक्ट्रॉनिक चेक हो गया। अब उसको आप सिंपली जिसको ट्रांसफर करना है करो, उससे पैसे ले लो, ठीक है। तो और डिटेल में देखो चेक ट्रंकेशन सिस्टम दैट इज CTS होता क्या है। तो इट इज एन ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम। चेक क्लियर करने का ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है वेयर द इमेज एंड MICR डाटा इज कैप्चर एट द कलेक्टिंग बैंक ब्रांच एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जिस भी ब्रांच में दिए उसने उसका MICR और चेक में जो भी अमाउंट है उसको उसने एनकोड किया, उसके फोटो को जहां भी भेजना था RBI या जो भी जहां से पैसे निकलेंगे उनको भेजा और वहां से फिर उसने पैसे कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मींस अ चेक व्हिच कंटेन द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द पेपर चेक। तो जो पेपर चेक होता है ना उसी का फोटो होता है तो मिरर होगा। इट इज जनरेटेड रिटन एंड साइंड होना चाहिए, सिक्योर सिस्टम एंश्योरिंग द मैक्सिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड विद यूज ऑन डिजिटल सिग्नेचर, हो सके तो डिजिटल सिग्नेचर भी हो उस पे। ये सारी चीजें से उस पूरी सेफ्टी उसको रखा जाता है और देन वो चेक को ट्रांसफर करके उससे पैसे लिए जाते हैं। इसी को हम लोग ट्रंकेटेड चेकिंग सिस्टम कहते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है? अब अच्छा चेक के बारे में कुछ चीजें देख लो, चेक के बारे में जरा समझ लो भाई। ये कुछ चीजें, ये देखो चेक दिखा रहा हूं मैं, ये देखो चेक है ना। नंबर 1 क्या है भाई यहाँ पे? नंबर 1 देखो ब्रांच चेक के ऊपर सबसे पहले ब्रांच एड्रेस विथ IFSC कोड प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द चेक। चेक सबसे पहले तो चेक के ऊपर आपका ब्रांच का नाम, ब्रांच का कोड, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती है। डेट फॉर्मेट विथ बॉक्सेस, इस तरीके से आपको साइड में डेट फॉर्मेट मिलेंगे जिसपे आप डेट लिखोगे। प्रिंटर्स नेम विथ CTS 2010 इन लेफ्ट साइड ऑफ द चेक, लेफ्ट साइड ऑफ द चेक, जैसे ये थर्ड यहाँ पे ये जो थर्ड ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये थर्ड वाला ये बॉक्स, यहाँ पे डेट प्रिंटेड रहता है जब कभी जिस ईयर का चेक है उस ईयर का, ठीक है। ऑफ पेंटोग्राफ विच शोज वॉइड कॉपी वाइल टेकिंग फोटोकॉपी ऑफ द अकाउंट नंबर, है ना। यहाँ पे देखो ये 4th नंबर पे यहाँ पे एक आपके अकाउंट्स का डिटेल वगैरह लिखा रहता है, अकाउंट नंबर इस तरीके से डिटेल वगैरह। न्यू रूपीज सिंबल होता है, उसके बाद जहां रुपीज लिखते हैं उसके आगे जो कर आपके जो भी स्टेट में जो न्यू रुपीज चल रहा है, पहले देखो रुपीज को RS लिखते थे, अभी रुपीज को इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये रुपीज का सिंबल रहेगा जिसके आगे आप पैसा लिखोगे, ठीक है। प्लीज साइन एबव, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा प्लीज साइन एबव, यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है, ठीक है, ओके। और नीचे में आपको MICR कोड। तो ये चेक का एक फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एंडोर्समेंट। तो चेक का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। कितने टाइप के चेक होते हैं, कौन से चेक का यूज कहां करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। नाउ एंडोर्समेंट अब समझते हैं एंडोर्समेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, कितने टाइप के एंडोर्समेंट होते हैं, ठीक है। सो गाइस एंडोर्समेंट का सिंपल मतलब होता है कि फर्दर ट्रांसफर ऑफ जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोविजरी नोट हो या फिर आपका चेक हो। जैसे मान लो ये आप ए ने बी को चेक दिया, ए ने बी को चेक दिया, बी चाहता है कि उस चेक को विड्रॉल नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि भाई ये बंदा सी को दे दे। तो इस प्रोसेस को, क्योंकि उसने चेक को फर्दर ए ने बी को ट्रांसफर किया और बी ने सी को ट्रांसफर किया, तो जब ए ने बी को ट्रांसफर किया है, चेक दिया है, तो अगर बी उसको फिर से ट्रांसफर करता है, फर्दर ट्रांसफर करता है, तो इसको ही एंडोर्समेंट कहते हैं, इसको ही एंडोर्समेंट कहा जाता है, ठीक है। तो एन एंडोर्समेंट इज द मोड ऑफ नेगोशिएटिंग अ नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। ये लाइन बच्चों को बहुत दिक्कत आता है। नेगोशिएटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर, और नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। अब आप पढ़ो, एन एंडोर्समेंट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, है ना। जो एक बार जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है उसको फिर से दोबारा ट्रांसफर कर देना किसी थर्ड पर्सन को, इसको ही हम लोग एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन टू बियरर कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी।
है ना, जिसको भी आपने दिया है वो बियरर कहलाएगा। वो बियरर ने क्या किया, फर्दर किसी और को, और जिसके पास वो चेक रहेगा वो बियरर कहलाएगा उसका, है ना। जैसे ए ने बी को चेक दिया बट बी ने थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, तो सी इज अ बियरर फॉर ईयर, उस चेक का मेन लायबल सी है, ठीक है, क्योंकि उसको एंडोर्स कर दिया गया है। Now, when someone pays you with a check, अगर इसका ये कुछ एग्जांपल है एंडोर्समेंट का, कि अगर आपको ये कुछ लाइंस हैं, अगर एंडोर्समेंट आपसे एग्जाम में आता है तो लिख सकते हो। अगर किसी ने when someone pays you with a check, अगर किसी ने आपको चेक के थ्रू आपको पेमेंट दिया, टिपिकली यू हैव टू साइन द बैक, सिंपली क्या करना है, उस चेक को आप पलटो। अगर आप चाहते हो उसको फर्दर ट्रांसफर करना, तो जो भी चेक आपको मिला उस चेक को पीछे पलटो, जैसे यहां फोटो में दिख रहा है, चेक को पीछे पलटो और यहां पे आपको सिंपली अपना साइन करके किसी थर्ड पर्सन को दे देना है। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है। तो when someone pays you with a check, typically you have to sign the back of it before you can deposit it to your account. आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने से पहले क्या करो, आप जस्ट उसके बैक एंडोर्समेंट वाले जगह पे साइन कर दो और दे दो। साइनिंग द बैक ऑफ इट इज कॉल्ड एंडोर्सिंग द चेक। तो बैक में साइन करना, एंडोर्स वाले जगह पे साइन कर देना, इसका मतलब होता है आपने उस चेक को एंडोर्स कर दिया है, मतलब आप उसको किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। द वर्ड एंडोर्स इज सेड टू हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एन, एन का लैटिन एन, है ना। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एन का मतलब होता है अपॉन, चेक के ऊपर, एंड डोर्सम का मतलब होता है बैक। तो चेक के पीछे में, चेक के ऊपर एंडोर्स करना, एंडोर्समेंट। Thus usually the endorsement is on the back of the instrument, through it may be even on the face of it, ठीक है। इसके पीछे पलट के आपको यहाँ पे जो जगह दिखता है एंडोर्स का, एक जगह दिखेगा, वहां पे आपको एंडोर्स का साइन करना है, ठीक है। और मान लो आपके जो चेक के पीछे एंडोर्स की जगह नहीं बची है यार, जगह फिल हो गया है, इस केस में आप फिर उस चेक को एंडोर्स कैसे करोगे? इस केस में देखो यहाँ पे कह रहा है कि इफ, है ना, इफ नो स्पेस इज लेफ्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, आपका जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोविजरी नोट हो या चेक हो, उस पर अगर एंडोर्स की जगह ना हो, देन द एंडोर्समेंट में जो एंडोर्सर जो है, जो एंडोर्स करना चाहता है, देन द एंडोर्समेंट में बी मेड ऑन द स्लिप ऑफ पेपर अटैच टू इट। तो आप अपने चेक के ऊपर एक व्हाइट कलर का नॉर्मल पेपर को अटैच करो, उस पर लिख दो एंडोर्स और साइन करके उस पर स्ट्रेपल करके कर दो, तो वो भी तरीका है एंडोर्स करने का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट। एक वैलिड, अगर आप वैलिड एंडोर्समेंट का क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मतलब अच्छे से किसी चेक को एंडोर्स करना, तो क्या क्या वैलिड चीजें उस पर होनी चाहिए। तो सबसे पहला, एंडोर्समेंट इज ऑन द बैक और द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजरी नोट जो होता है, उसके तो फेस, जो फ्रंट है वहीं पे किया जाता है, बट चेक में बैक साइड पे किया जाता है। तो एक तो होना चाहिए, ठीक है, एंडोर्स लिखा होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड बाय द मेकर और होल्डर, जिसका जो भी उसको होल्ड करता है, जिसका भी वो चेक है, वो उसके द्वारा किया जाता है, या फिर जिसको ट्रांसफर किए हो, जिसको ट्रांसफर कर दियो, अब वो उसका होल्डर हो गया, तो वो भी कर सकता है। Now it must be properly signed by the endorser, एंडोर्सर के थ्रू वो properly signed होना चाहिए, जो एंडोर्स कर, जैसे मेरे को किसी ने दिया चेक, अब मैं आपको चेक देना चाहता हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, एक एंडोर्स, क्योंकि मैं एंडोर्स कर रहा हूं ना आपके नाम, थर्ड पर्सन को एंडोर्समेंट कर रहा हूं, तो मैं एंडोर्सर कहलाऊंगा। तो मैंने अपना साइन किया और आप कहलाओगे एंडोर्सी, ठीक है। Now it must be the entire negotiable instrument, it must be for the entire negotiable instrument। जो एंडोर्समेंट करते हैं ना, वो पूरे के पूरे जो पूरे के पूरे नेगोशिएबल, ऐसे ऐसा नहीं करते। मान लो कि 5,000 का आपका चेक है, 5,000 का चेक है, आपने पीछे एंडोर्स कर दिया है और बोला है कि भाई इसमें से सिर्फ 2,000 रुपए ही एंडोर्स करूंगा, बाकी का 3,000 मेरे को चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप। आपको पूरा का पूरा जो चेक पे अमाउंट लिखा होता है ना, पूरे के पूरे चेक या पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को ही एंडोर्स किया जाता है ना, कि आधा को करेंगे आधा को हमको चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देयर इज अ नो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ड आर नेसेसरी फॉर एंडोर्समेंट। इसके अलावा एंडोर्समेंट करने के लिए कोई और स्पेसिफिक वर्ड्स जरूरत नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, कुछ केस में कुछ चीजें लिखनी होती हैं, तो वो दूसरे टाइप के एंडोर्समेंट कहलाते हैं, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, कितने टाइप के एंडोर्समेंट होते हैं, किस किस तरीके से एंडोर्समेंट किया जाता है, कितने टाइप के एंडोर्समेंट होते हैं, उनका कहां यूज करते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो बना था 1881 में, उसमें एंडोर्समेंट के बारे में कुछ चीजें लिखी गई हैं, उसी में कितने टाइप से एंडोर्स किया जा सकता है, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक
और जिसे हम लोग जनरल एंडोर्समेंट भी कहते हैं। दूसरा है एंडोर्समेंट इन फुल और अ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट या कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो ये 5 टाइप का एंडोर्समेंट होता है, 5 टाइप का एंडोर्समेंट ये हम करते हैं और ये होता है। ठीक है, अब वन बाय वन सबको समझेंगे कि ये किस तरीके का एंडोर्समेंट होता है, इसमें हमें क्या क्या चीजें लिखना पड़ता है या कैसे की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो यहां पे In case of an endorsement in a blank, the payee or endorser does not specify the name of endorsee and he simply sign his name. अब यहां पे एक वर्ड आया एंडोर्सी। एंडोर्सी का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर अपन बहुत तेजी से आगे चलेंगे। थोड़ा सा एंडोर्सी एंडोर्सर आई होप समझ तो गए होगे, बट मुझे अंदर से फीलिंग, मान लो ये है ए, ये है होल्डर, इसने चेक दिया किसको, बी को, या कोई भी डॉक्यूमेंट दिया, बी चाहता है कि वो सी को ट्रांसफर कर दे, सी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो बी कहलाएगा एंडोर्सर और जिसको बी ने ट्रांसफर किया है वो कहलाएगा एंडोर्सी। ठीक है, एंडोर्सी। ठीक है, बी कहलाएगा एंडोर्सर, सी कहलाएगा एंडोर्सी। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तो यही होता है ब्लैंक, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली चेक के पीछे पलटो और सिंपल साइन कर दो, बस यही होता है ब्लैंक एंडोर्समेंट या जनरल एंडोर्समेंट। दूसरे टाइप का जो एंडोर्समेंट होता है इसको कहते हैं एंडोर्समेंट इन फुल या स्पेशल एंडोर्समेंट। इसमें क्या किया जाता है, देखो, व्हेन द पेई या जो एंडोर्सर होगा स्पेसिफाई द पर्सन टू हुम और टू हुज ऑर्डर द इंस्ट्रूमेंट इज टू बी पेड। मतलब आप जिस थर्ड पर्सन को एंडोर्समेंट कर रहे हो, जो थर्ड पर्सन को आप वो चेक ट्रांसफर कर रहे हो, उसका नाम लिखना होगा। जैसे यहां पे देखो, ये देखो, ये हम कर रहे हैं, यहां पे क्या किया हमने, यहां पे सिंपली क्या किया, यहां पे हमने नाम लिखा, चेक के पीछे जिसको भी देना है ना, जिसको भी देना है उस पेई को, वो जिसको भी देना उस एंडोर्सी का हमने यहां पे नाम लिखा और साइन कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंडोर्समेंट इन फुल या फिर कहते हैं इसको हम लोग स्पेशल एंडोर्समेंट। ठीक है, आप यहां पे इसका डेफिनेशन पढ़ लो, आपको काम आएगा बहुत ज्यादा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि डेफिनेशन याद पता होना चाहिए ना, समझ तो सबको आता है, लिखने भी नहीं आता बहुत 10वीं के बच्चों को, है ना। सो व्हेन द पेई या एंडोर्सर स्पेसिफाई द पर्सन टू हुम, जिसको भी ट्रांसफर करना चाहता है उसका नाम होना चाहिए। द एंडोर्समेंट इस ऐसे एंडोर्समेंट को स्पेशल एंडोर्समेंट या एंडोर्समेंट इन फुल कहा जाता है। द स्पेसिफाइड पर्सन दैट इज एंडोर्सी देन बिकम द पेई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। तीसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब होता है एन एंडोर्समेंट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव व्हेन द एंडोर्सर, जो ट्रांसफर कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट्स फर्दर नेगोशिएशन। फर्दर ट्रांसफर के लिए वो नहीं चाहता है किसी फर्दर बंदे को मिले। जैसे ए ने इसको चेक दिया बी को, बी ने सी को ट्रांसफर किया, यानी बी ने क्या किया, बी ने एंडोर्स किया, बी ने एंडोर्स किया किसको, सी को। बट बी ऐसा कहना चाहता है, बी चाहता है कि जो सी है वो फर्दर एंडोर्स ना कर पाए, सी फर्दर ट्रांसफर ना कर पाए। इस केस में बी कुछ कंडीशंस लिख देता है चेक पे, एंडोर्स जहां करते हैं ना वहां पे कुछ कंडीशंस लिख देता है, जिसकी वजह से वो जो चेक है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब वो सिर्फ सी जो है वही उसको विड्रॉल कर सकता है, अगर सी चाहे किसी फोर्थ पर्सन को विड्रॉल करवाना तो वो नहीं करवा पाएगा। ऐसे चेक को या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, फॉर डिपोजिट ओनली टू द अकाउंट ऑफ डेलगाडो वेब सर्विसेज, मतलब सिर्फ इसी के अकाउंट में पैसा जाएगा। ये मैंने कंडीशंस लिख दिया यहां पे और यहां पे अपना साइन कर दिया। तो अब ये बंदा अगर चाहे किसी फोर्थ पर्सन को देना तो ये नहीं दे पाएगा। ऐसे को हम लोग रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, अगला है फोर्थ नंबर पे पार्शियल एंडोर्समेंट। तो पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होता है, देखो, पार्शियल एंडोर्समेंट ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल इज ट्रांसफर्ड और द अमाउंट ऑफ बिल इज ट्रांसफर्ड टू और मोर एंडोर्सीज सेवरली।
है ना। तो देखो शुरू में हमने लिखा था कि एंडोर्समेंट में ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे हमने देखा कि कंडीशन लिख भी सकते हैं, बट कंडीशन लायबल होने चाहिए, कुछ भी नहीं कि भैया जब तुम हमारी बेटी से शादी करोगे तभी हम तुमको चेक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा खतरनाक वाला हमको एंडोर्समेंट नहीं करना है, ऐसी चीजें नहीं लिख सकते नॉर्मली कि भाई अब मैं नहीं चाहता कि तुम उस चेक को फर्दर एंडोर्स करो, है ना, दैट्स राइट। ये चीजें पार्शियल एंडोर्समेंट भी शुरू में हमने पढ़ा था कि किसी भी चेक एंडोर्समेंट को, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम पार्शियल एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, पूरा अमाउंट है, पूरा अमाउंट ही एंडोर्स किया, बट बाद में इसको एम्बेड किया गया कि भाई अगर लगता है तो थोड़ा बहुत पार्शियल कर सकते हो, मतलब 5,000 का अगर डॉक्यूमेंट है, मैं चाहता हूं कि 2,000 ही थर्ड पर्सन को ट्रांसफर हो, बाकी मुझे मिल जाए, तो ऐसा भी किया जा सकता है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, या आप चाहते हो एक से अधिक लोगों को एंडोर्स करना, मतलब ए ने बी को चेक दिया, ए ने बी को चेक दिया, अब बी चाहता है उस चेक को 2 लोग को एंडोर्स करना, सी और डी को। वो जैसे बी, ए ने बी को चेक दिया, कितना 2,000 रुपए का चेक दिया, बी चाहता है कि 1,000 इसको चला जाए, 1,000 इसको चला जाए, है ना। तो वो उस चेक के पीछे ऐसा लिख देगा कि भाई सी एंड डी को जाएगा कितना 1,000 रुपीज, है ना, और इस तरीके से साइन कर देगा। तो सी और डी उस चेक को आराम से सेपरेटली यूज करके अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे को हम लोग पार्शियल एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशन नहीं लिखा जा सकता, लेकिन बाद में इसको एम्बेड किया गया, सुधार किया गया इसमें कि भाई कुछ कंडीशंस लिख सकते हैं। जैसे देखो इस पहले कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या होता है समझ लो कि इफ द एंडोर्सर जो ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, तो बी इज अ एंडोर्सर, ठीक है। ये क्यों, ये क्या, ये कहलाएगा ड्रॉवर, एंडोर्सर, और ये एंडोर्सी, और ये फाइनल पेई भी कहलाता है, फाइनल पेई, ओके। सो इफ द एंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाई एक्सप्रेस वर्ड इन द एंडोर्समेंट में कुछ वर्ड्स लिख दे, मेक हिज लाइबिलिटी, अपने लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग, एंड द राइट ऑफ द एंडोर्सी टू रिसीव द अमाउंट ड्यू थ्योरम, तो जो भी चीजें लिखी हो उसके अकॉर्डिंग सामने वाले बंदे को पैसा मिले, ऐसे कंडीशंस लिख देने से वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंडीशनल एंडोर्समेंट कहलाया जाता है ना। तो देखो पेबल टू, इसमें करना क्या है, जिसको पे करना है, जैसे ए ने बी को, बी ने सी को, बी जो है वो सी को ट्रांसफर का एंडोर्स करना चाहता है ये चेक, बट कुछ कंडीशंस के साथ। तो बी ने क्या किया, सी का नाम लिख दिया, यहां पे लिख दिया कि भाई पेबल टू सी, आफ्टर एक कंडीशन लिख दिया कि ये सी को ये पैसा तभी मिलेगा जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर एंडोर्सर जो है वो अपना नाम लिख के और साइन कर देगा, ठीक है। तो यहां पे देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल, पे सी इफ ही रिटर्न फ्रॉम लंदन, है ना। यहां पे लिख दिया, कंडीशन में लिख दिया है कि सी को ये पैसा सी को तब भेजें, पे सी इफ ही रिटर्न फ्रॉम लंदन, जब वो लंदन से आ जाए तभी वो पैसा उसको दिया जाए, ठीक है। द सी गेट द राइट टू रिसीव पेमेंट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, तो जब ये इवेंट हो जाए, जब वो लंदन से आ जाए वापस, तभी उसको ये पैसा मिल पाएगा। इफ ही रिटर्न फ्रॉम लंदन, मतलब यहां कंडीशन क्या था, जब वो लंदन से वापस आ जाए तभी वो पैसा उसको मिले, उससे पहले उसको ना मिले। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग कंडीशनल एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या क्या इफेक्ट है एंडोर्समेंट का उसको भी देख लो। तो द प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंडोर्सर टू एंडोर्सी। सबसे पहला इफेक्ट ये है कि एंडोर्सर चाहे, मतलब ए ने बी को चेक दिया और बी ने भैया फर्दर ट्रांसफर कर दिया, यानी एंडोर्स कर दिया, ठीक है, फर्दर ट्रांसफर कर दिया सी को। तो भैया यहां पे एंडोर्सर और एंडोर्सी, ये हो गया एंडोर्सर और ये हो गया एंडोर्सी, ये दोनों के बीच में ये प्रॉपर्टी में डीलिंग चलती है। द एंडोर्सी गेट राइट टू नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट फर्दर, तो एंडोर्सी को भी हक है ना, कि अगर वो चाहे तो किसी फोर्थ पर्सन डी को एंडोर्स कर दे, डी को ट्रांसफर कर दे, ये भी एक इफेक्ट है। बट अगर हमने कुछ कंडीशन लिख दिया तो फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड द एंडोर्सी गेट द राइट टू स्यू इन हिज ऑन नेम टू ऑल अदर पार्टीज, तो वो ये भी अपने नाम से बाकी जिसको चाहे उसको भी ट्रांसफर कर सकता है। ये कुछ एंडोर्समेंट के इफेक्ट्स हैं जो हमने यहां पे डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो हम
पार्ट 3 में चैप्टर का डिस्कस करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजरी जो नोट्स हैं, ठीक है, उसको नेक्स्ट 2 ही है और चैप्टर खत्म ही है, ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीजें डिस्कस किया। चेक क्या होता है, चेक कितने टाइप के होते हैं, एंडोर्समेंट क्या होता है, एंडोर्समेंट कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग ने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट करके हमें बताओ, कहीं पे डाउट है तो क्वेश्चन करो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा कमेंट करके, ठीक है। और यार जितनी हो सके ये वीडियो को शेयर करो यार, तभी तो बढ़ाओ लोगों को। कहां हो, अपने दोस्तों को शेयर करो। कोई नहीं है यूट्यूब पे बिजनेस पढ़ाने वाला, वो भी क्लास 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्लीज ट्रांसफर करो अपने दोस्तों को वीडियो, ताकि वो भी पढ़ लें और वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर ले आ पाए। 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपका नंबर खराब आता है और इसमें बहुत ज्यादा नंबर है, तो आपका परसेंटेज इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, जिससे आपकी रैंक ऊपर चली जाएगी। तो भैया ये सब्जेक्ट को मजाक में मत लेना, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।